गैंगस्टर होने की वजह से पुलिस पुलिस परेशान करने लगी और कई दिक्कतें आने लगी है ना, फैमिली को भी दिक्कतें आने लगी। अब ठीक है, अब सिंगिंग में ऐश ढंडा ही ठीक है। ओ मारा समा किसे गलों घबराई ना, रख हौसला तू दिल छड़ जाई ना, गल लोकां दी कोई दिल उत्ते लाई ना, जे अज दुखां दा हनेर छा गया, कोई कंन च पाया ना देखी रड़कू नी, जदों याद तेरा जेलों आ गया। मैं पंजाब की कई जेलों में, नाभा, पटियाला, कपूरथला और कई जेलों में, फिर दिल्ली, तिहाड़ में जो सीखने के लिए मुझे कुछ मिला वो सिर्फ तिहाड़ जेल में मिला। कभी मैं गाना गाता था या कुछ सुनाता था तो वो एक बार मिलके बोलते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी ऊपर वाला सुनेगा और तुम इस फील्ड में अच्छे हो जाओगे। हाँ जद मां मेरी जाउंदी सी उसदी कदर ना मैं कीती, अज मां छड़ तुर गई बैठा अथरू पिया बहोना मैं। कभी बात ना माँ की सुनी, अब मुझे फील होता है कि यार मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था, सुनता ना था। हाँ जांदी वारी मेथों माए तैनू वेख भी ना होया, उस दिन मैं जेल च बैठा किस्मत अपनी नू रोया, पहलों बाप गया इस दुनिया तो हुण तू भी छड़ गई, रब सजा दिती मैनू ऐसी ना मरिया ना जिउंदा मैं साग हुण भी खाना जिद्दां बनाउंदे आ घर दे जां किद्दां है ना, पर मम्मी मम्मी मेरी मेथे दियां है ना, मूली मेथे पा के मक्की दियां रोटियां बनाउंदी हुंदी सी। मम्मी चले गए, मैं उदां दा ना तां साग खादा ते ना मैं उदां दी रोटी खादी। ऊपर वाले का खौफ रखना है ना, सबसे बड़ी बात, नाम लेने से भी बड़ी बात है ऊपर वाले का दिल में खौफ रखना। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, अगर आपके दिल में ऊपर वाले का खौफ है तो आप उस काम के लिए रुक जाओगे। जब पाकिस्तानियों का सर फटा था, कहने का मतलब वे उस तरफ पाकिस्तानी बना रखे थे, इस तरफ मैं था, हम थे, हमारी पार्टी थी, वो इंडिया की थी, वो तो बम गिर रहे थे, वो एक पत्थर सर में जब मैंने बताया लगा ना तो वो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो वो चीज़ वो मैं कई बार अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे अभी तक ना पता वो पत्थर मारा किसने था, जिसने मारा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी भी उसकी तलाश जारी है, वो पत्थर मारा किसने था। बदमाश गैंगस्टर से सिंगर लिरिसिस्ट अश्विनी ढंडा से ऐश ढंडा, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। पहले किसी टाइम वो गैंगस्टर थे पर अभी वो सिंगर की तरह अपनी पारी खेल रहे हैं। बातचीत करते हैं उनसे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले की लाइफ बढ़िया थी कि अब की लाइफ बढ़िया है? हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम सभी भाइयों को। पहले तो ऐसे पहले तो ठीक ही था, जैसे भी था, जैसे स्टार्टिंग में अच्छा लगता था कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे नाम थोड़ा स्टार्टिंग में हुआ तो कुछ टाइम बाद थोड़ा अजीब सा लगने लगा है ना, जब परेशानी आने लगी इसी चीज़ की वजह से, गैंगस्टर होने की वजह से पुलिस पुलिस परेशान करने लगी और कई दिक्कतें आने लगी है ना, फैमिली को भी दिक्कतें आने लगी। तो इसलिए वो नहीं, अब ठीक है, अब सिंगिंग में ऐश ढंडा ही ठीक है, वो उससे मैं काफ़ी दूर हूँ भाई। बचपन की कुछ यादें जो आपके गांव में हो, बीती हो, उसके बारे में साझा करना हो। हाँ जी, हाँ जी, जैसे बचपन में कई चीज़ें होती हैं ना, तो कुछ बातें हैं ऐसी जो कभी कभी आदमी को अच्छी लगती हैं, याद आती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े में मैं ऐसे ही था। तो एक बात मुझे याद है ना, मैं छोटा सा था, प्राइमरी स्कूल में था मैं, चौथी कक्षा में था। तो तब आई थी एक मूवी आई थी बॉर्डर जी, सनी देओल की। तो वो मूवी जब आई तो वो जैसे है ना था कि वो बम गिरते हैं,
ऐसे कुछ है ना, कई कुछ उसमें करते हैं। तो हमारे है ना स्कूल के सामने वो एक चीज़ थी, जैसे ग्राउंड थी, उसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। तो उसमें जैसे बॉर्डर एरिया हमने बना रखा था खेलने के लिए। तो वो जैसे मैंने है ना 2 पार्टियां बना दी। मैंने कहा भाई उस तरफ पाकिस्तानी हो जाओ, इस तरफ हम इंडिया वाले हैं। तो जैसे मिट्टी के है ना ढेले होते थे, तो वो ऐसे ऊपर एक दूसरे की तरफ मारते थे, तो जो मुंह से कहते थे ब्रह्म जब गिरता था ना, तो एक ये नहीं पता मुझे किसने किया, तो वो जैसे किसी ने है ना पक्की ईंट उठा के जब फेंकी, तो वो एक लड़के के सर पे लग गई। जब लग गई है ना, तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा यार मैं ही इनका मेन हूँ, अब मैं पिटूंगा। तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारे हेडमास्टर जी उन्होंने आवाज़ लगाई पीछे से, कह रहे हाँ तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा सर अब मुझे और तो कुछ बात ना मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा मैं तो इनके घर वालों को बुलाने जा रहा हूँ कि चोट लग गई उसके। कह रहा कोई बात नहीं, उसे हम बुला लेंगे, तू आ जा। तो पता नहीं किस वजह से सारे कहने लगे कि इसी ने मारी है, वो बम भी इसी ने गिराया था। तो उसमें मैं 11:30 के बाद से 3 बजे तक मुझे मुर्गा बना के रखा, और बहुत मारा मुझे है ना टीचरों ने। तो वो मैंने किया ना था, तो पता नहीं वो किसने ये पत्थर ईंट मारी थी। वो लड़के की अभी भी मुझे तलाश है, वो हकीकत में मारी किसने थी। ठीक है, तो ऐसे वो कुछ ऐसी बातें दिमाग में रहती है। पर फिर भी वो जो बचपन का समय होता है वो बहुत अच्छा लगता है। जब याद करते हैं तब कोई ना टेंशन थी ना कोई दिक्कत थी। अब तो जब थोड़े बड़े हो गए, क्राइम में हो गए, चले गए, या कुछ कई और चीज़ें हो गई, तो अब अजीब सा लगता है। पर सबसे अच्छा टाइम था बचपन का। ये कौन सी क्लास और कौन से स्कूल की बात है? ये मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था, उसमें 4th या 5वीं में कक्षा में था मैं। तो तब की बात है, जब जब पाकिस्तानियों का सर फटा था। वो कहने का मतलब भी वो उस तरफ पाकिस्तानी बना रखे थे, इस तरफ मैं था। हम थे, हमारी पार्टी थी, वो इंडिया की थी। तो बम गिर रहे थे, वो एक पत्थर सर में जब मैंने बताया लगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो वो चीज़ वो मैं कई बार अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे अभी तक ना पता वो पत्थर मारा किसने था। जिसने मारा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी भी उसकी तलाश जारी है, वो पत्थर मारा किसने था। तो स्टडी कौन सी कक्षा तक आपकी चली? अब कितनी स्टडी की है आपने? स्टडी में तो मेरा हाथ बहुत ऐसे टाइट ही था। मैं 8वीं में 3 बार फेल हुआ, 4थी बार मैं स्कूल ही ना गया। मैंने कहा भाई अब मेरे बस की ना है पढ़ना। तो पढ़ाई में नालायक ही था शुरू से मैं। हाँ जी। तो उसके बाद गैंगस्टर वाली लाइन में कैसे आना हुआ? ऐसे है कि आने का तो मुझे खुद ना पता चला इस लाइन में मैं कैसे आ गया। एक बार किसी दोस्त का किसी वजह से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस झगड़े में कई मुकदमे दर्ज हो गए, कई दिक्कत हो गई, कई तरीके से ना। तो वो जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर उसके बाद उनके काफ़ी अच्छे लिंक थे जिनसे झगड़ा हुआ था। तो फिर मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि ये मेरा कोई ना कोई नुकसान करेंगे। तो मैं भी फिर उस तरीके के लिंक बनाने लगा। तो फिर वो 2009-10 से फिर वो लिंक बनते रहे और क्राइम होता रहा। कुछ जायज़ केस लगते रहे और कुछ नाजायज़ लगते रहे, बस चलता रहा। पहला केस कब हुआ था आप पे? कौन से साल में? कितनी एज थी आपकी? मैं 22-23 साल का ही था। 22 साल का हूँगा या 23 साल का, तब मेरे ऊपर पहला केस हुआ था। तब वैसे ही ऐसे कुछ फजूले थे जिन्होंने थोड़ी दिक्कत कर दी। तब भी एक लड़की की बात थी, वो किसी के साथ उसने बदतमीजी की थी। वो मेरे पास बात आई। जैसे जब मेरा नाम अच्छा हो गया ना, तो कोई भी शहर में प्रॉब्लम होती थी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की होती थी, जहाँ किसी का पैसे का लेन देन होता था, तो सारे मेरे पास ही आते थे कि भाई यार तुम मसला हल करो। सारे तुमसे डरते हैं, तुमसे झेप खाते हैं, तुम ही कुछ करो है ना, हेल्प करो। तो लोगों की हेल्प करने के चक्कर में ही
मैंने अपनी ज़िंदगी सारी जो जितना टाइम है 8-10 साल अपने ख़राब कर दिए। अच्छा, तो इन 8-10 सालों में आप इंडिया की कौन-कौन सी जेल में जा चुके हो अभी तक? मैं पंजाब की कई जेलों में, नाभा, पटियाला, कपूरथला और कई जेलों में, फिर दिल्ली, तिहाड़ में और कई स्टेटों में भी। तो कई जेलों में रहा हूँ। पर मैं जो सीखने के लिए मुझे कुछ मिला वो सिर्फ तिहाड़ जेल में मिला, जहाँ मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया। वो तिहाड़ जेल में म्यूज़िक क्लास थी, वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, दिल्ली में जब आप तिहाड़ जेल में गए तो वहाँ पे गैंगस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, हाँ जी। तो आपका उनसे भी मिलना हो गया? हाँ, वहाँ हाई प्रोफाइल गैंगस्टर है, जैसे अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं। अबू सलेम है, छोटा राजन है, शहाबुद्दीन है, रोहित चौधरी है आया नगर, तो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वहाँ। तो जैसे कभी कभी तालमेल किसी ना किसी से होता रहता है। कुछ हाई रिस्क में रहते हैं, कुछ ऑर्डिनरी में रहते हैं, जहाँ कभी ना कभी मिलते हैं ना। तो जैसे जितने लोग जितने लोग दिखाते हैं कि ये माफिया के आदमी हैं, बुरे हैं, गैंगस्टर हैं ना, इतने बुरे हैं, तो वो हकीकत में वहाँ मुझे देखने में मिला कि वो बड़े हेल्पफुली लोग हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। किसी की बेल भरवाने वाली होती हैं, वो कहते हैं, वो भरवा देते हैं। जैसे सर्दियां शुरू हुई, किसी को कपड़े ले दिए, गर्मियों में के लिए कपड़े ले दिए। जैसे इन लोगों के पास जैसे कोई हेल्प मांगने के लिए जाता है ना, तो ये बड़े अच्छे तरीके से उनसे मिलते हैं और उनकी बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। कि चलो बाहर उन्होंने पता नहीं मजबूरी में या जानबूझ के क्राइम किया, जो भी हो गया, पर अंदर बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। कोई ऐसी बात ना है। अच्छा, तो आपकी किन किन से कितनी बार मुलाकात हुई? वहाँ जैसे मिलते रहते हैं। अब ये तो ना पता किन से दिमाग में ना किन से कितनी बार। जैसे अंदर इकट्ठे होते हैं, अंदर वेलफेयर प्रोग्राम करवाते हैं ना। तो वेलफेयर जब प्रोग्राम करवाती हैं, जैसे म्यूज़िक का करवाती हैं या डांसिंग का, तो बाहर से सिंगर आते हैं। जैसे हमारे सुपरटेंडेंट साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका नाम है राजेश चौहान। तो वो कभी अंकित तिवारी जो बॉम्बे के सिंगर हैं, बहुत टॉप के हैं, और कई सिंगर हैं। जैसे वो किसी ना किसी को बुलवाते रहते हैं, जैसे शायरी में हो या किसी भी अच्छे काम में हो। तो जब वो अंदर प्रोग्राम करवाते हैं, तो वो जब सब इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर वो प्रोग्राम में सबसे मिलते थे। तो जब कभी मैं गाना गाता था या कुछ सुनाता था, तो वो सारे बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं, जहाँ हाई प्रोफाइल हैं, चाहे छोटे कुछ भी हैं, तो वो एक बार मिलके बोलते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, बढ़िया तरीके से तुम इसको चालू रखो, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी ऊपर वाला सुनेगा और तुम इस फील्ड में अच्छे हो जाओगे। वहाँ पे जेल पे आपने स्टेज पे कोई गाना भी गाया? कौन सा गाना था? गाना तो मैं बहुत बहुत गाए वहाँ, चलता रहता था। तो प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन म्यूज़िक का प्रोग्राम था, बाहर से काफ़ी लोग आ रखे थे। तो मैंने एक वो कह रहे कवाली गानी है ना, तो मैंने एक जैसे तबले वाले से बोल के एक मैंने कहा भी अच्छे तरीके से तबले हमने सारा सेटिंग बिठाई कि इस तरीके का बजाना है, और हारमोनियम वाले को सारा कुछ हमने सेटिंग बिठा ली। तो मैंने कवाली गाई, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो कवाली गाई और एक आदमी आके मेरा मुंह चूमने लगा, भाई मज़ा ही आ गया, भाई भाई दिल ही जीत लिया आपने। तो मैंने कहा भाई थैंक यू, आपको अच्छा लगा। तो कह रहा भाई माता रानी की भेंट ने हमारे आंसू निकाल दिया। मैं क्या भरावा, मैं कवाली गाँदा सी, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तो बीबा साडा दिल मोड़ दे। तैनू माता रानी की भेंट लगी जाती है ना, भी तुम्हें माता रानी की। तो इदा है थोड़ा वहाँ पंजाबी घट समझते सी, पर फिर भी वो जिदा समझते सी ते पसंद ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ,
ਚਾਹੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਐਕਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ रूह ला के मेहनत करदा। म्यूज़िक के लिए आपको किसने मोटिवेट किया वहाँ जेल में? वहाँ एक अंडरवर्ल्ड के आए माफिया के आदमी थे, वो कभी कभी मुझसे गाना सुना करते थे। उनका नाम था रोहित चौधरी। आया नगर से थे रोहित चौधरी। तो उनका जेल में उनका थाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो माफिया में उनका भी था बड़ा पकड़ा, अब भी है। और वो कभी कभी जैसे मिलते थे तो मुझसे गाना सुनते थे कि यार वो कोई ना कोई जैसे मुझसे सुना करते थे गाना। तो उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ में जोर लगाया कि तुम म्यूज़िक में कुछ अच्छा करोगे भाई, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना। तो मेरे दिमाग में उनकी बात घूमती रही कि यार अगर कोई कह रहा दिल से तो ऐसी तो नहीं वो झूठी तसल्ली दे रहा या कुछ भी, तो दिल से कह रहा तो अच्छा ही कह रहा। तो मैंने फिर वो दिमाग में बात बिठा ली, तो मैंने फिर प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। डेली सुबह हम 9 बजे शुरू हो जाते थे प्रैक्टिस के लिए, तो शाम 5 बजे तक क्लास रहती थी। तो अपना जितना टाइम प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस, बाकी फिर जो कुछ अच्छा दिमाग में आइडिया चल रहा है उसको लिखते थे। वो कविता थी, जहाँ कोई गाना था, जहाँ कुछ भी था, तो लिखता रहता था मैं वहाँ म्यूज़िक क्लास में। अच्छा, तो आपने अपनी हिंदी लैंग्वेज कैसे बढ़िया की इतनी? वहाँ क्या कोई इंसिडेंट्स वगैरह भी हुए दिल्ली जेल में? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। एक दिन मैं है ना वहीं कई बार जैसे पंजाबी आदमी हिंदी में बड़ी उसको दिक्कत होती है। तो मैं है ना जब स्टार्टिंग में गया तो वहाँ स्मार्ट कार्ड चलते हैं, उसमें पैसे मैंने काट दिया। मैंने कहा भाई कि मुझे 3 दूध दे दो। उसने है ना 10 थैली दूध की काट के मेरे हाथ में कहा कि ये लो भाई। मैंने कहा भाई मैंने 3 दूध मांगे थे, तुमने 10 दे दिए, ये क्या करूँगा? तो कह रहा भाई आपने 10 बोला, मैंने काट दिए। और मैंने कहा भाई मैंने इशारा किया, मैंने कहा 10 बोल रहा हूँ यार। कह रहा भाई सीधे बोलो 3, ये क्या कह रहा मैटर है? कह रहा मैंने सोचा फॉरनर है 10 बोल रहे हो तुम, मैंने 10 काट दिए इसलिए। तो थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आई, तो कई बातें ऐसी होती रही मेरे साथ। तो कई बार मैं याद करके हंसता हूँ कि यार पंजाबी आदमी के लिए हिंदी बड़ी दिक्कत करती है। अब तो मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, तो थोड़ा बोल लेता हूँ, पर स्टार्टिंग में मुझे बड़ी दिक्कत आई। तो आप कौन से ईयर में जो है जेल से बाहर आए? मैं अभी 2-3 महीने में पहले आया था। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो मैंने एंट्रीम अप्लाई की थी हाई कोर्ट में। तो वो सारा वेरीफाई करते हैं कि हकीकत में इनके घर में मैरिज है या कुछ भी बीमारी की भी लगाते हैं मेडिकल। तो बड़ी कोर्टें हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो आपके वेरीफाई करने के बाद आपको दे देती है एंट्रीम। कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा करती। टोटल आज तक आप पर कितने केस हो चुके हैं और कितने पेंडिंग है अभी बात करें तो? केस काफ़ी थे। अब टोटल तो मैं क्या दिमाग लगाऊं कि कितने मेरे पर, हाँ अभी भी 3-4 हैं। काफ़ी मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं कि 25-30 केस थे, 3-4 अब भी हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस अब म्यूज़िक की तरफ हूँ। तो जेल ने म्यूज़िक दिया है, तो अब म्यूज़िक को पकड़ के रखूँगा और बढ़िया करूँगा इसमें जो भी करूँगा। जी बिल्कुल। सिस्टर की मैरिज आपने बोला, परिवार में कौन कौन है और उनका साथ कैसा रहा? परिवार में मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी छोटी बहन है, सिस्टर है मेरी, और मैं हूँ, हम ही हैं। और छोटी की तो मैरिज हो गई। और मम्मी पापा तो ना है। मम्मी मैं अंदर ही था जेल में, वो थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेते थे, तो उनकी डेथ हो गई 2018 में। तो अब भाभी देखती है बस मुझे और मेरी छोटी बहन को
वही है हमारी माँ, वही माँ के बाद हमें देखने वाली वही है, और वही हमारी माँ है, वही सारा कुछ देखते हैं। आपने माँ की बात की, वो कह रहे हैं कि आप गुजर गए हैं। आपको कुछ याद आता है कि माँ के, जब वो जिंदा थे, माँ मुझे ये खाना चाहिए, आज मुझे ये खाना चाहिए, कुछ फेवरेट डिश आप जो माँ से कहकर बनवाते थे? ऐसे है कि माँ जब मैं हकीकत एक बात बताऊं कि मैं जब मेरी मम्मी थे तो मैं थोड़ा ऐसे ही रहता था, है ना, कभी बात ना माँ की सुनी। अब मुझे फील होता है कि यार मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था, सुनता ना था। वो खाने के लिए आवाज़ लगाती, मैं कहता रुक जाओ, है ना, अभी ये वो। तो मैं ऐसे ही था, थोड़ा हरकतें मेरी ऐसे ही शुरू से ऐसे ही थी। तो ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਮੇ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਗ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮੇਥੇ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਮੂਲੀ ਮੇਥੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ, ਮੰਮੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਗ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ मम्मी बनाते थे तो बड़े दिल से बनाते थे। तो बस ये है कि कभी कभी जब मैं कई चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बड़ा, मैं अपनी मम्मी को मिस करता हूँ। ये अभी नहीं आपने इंशाअल्लाह को याद किया, तो दर्शकों को मैं एक बात बतानी चाहता हूँ। जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे थे तो हमने कहा कि अभी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी नमाज का टाइम है। जैसे सिख धर्म में है 5 बानी का पाठ डेली करना है, तो आपको लगता है कि नमाज का भी असर आपकी लाइफ पे हुआ है? हाँ जी, नमाज जो है, जो वो गलत कामों से आपको रोकती है। और देखो, ऊपर वाले का नाम लेना, वो जो लेते हैं सारे लेते हैं, पर ऊपर वाले का खौफ रखना, है ना, सबसे बड़ी बात। नाम लेने से भी बड़ी बात है ऊपर वाले का दिल में खौफ रखना। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, अगर आपके दिल में ऊपर वाले का खौफ है तो आप उस काम के लिए रुक जाओगे, ठीक है। तो वो जो खौफ है, वो सबसे बड़ी इबादत ऊपर वाले का खौफ है, अल्लाह पाक का खौफ है। अगर आपके दिल में खौफ ही ना, किसी आप गलत पे गलत कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि मेरे दिल में ना खौफ ही ना था, जो मैं अपनी माँ का दिल दुखाता था और उल्टे सीधे काम करता था। तो अब जब अच्छी तरीके से समझ आने लगी मुझे, तो मेरे दिल में खौफ बैठा। अब मैं बहुत कोई भी चीज़ करता हूँ तो मैं पहले बड़े ध्यान से और दिमाग लगा के सोचता हूँ कि इससे किसी को तकलीफ़ ना हो। कोई भी पहले मैंने गलत काम बहुत किए, पर अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, तो अभी हम आपकी जो फ्यूचर लाइफ आने वाली है उसकी बात करते हैं। जैसे अभी आपने सिंगिंग का प्रोफेशन चुना है, तो अभी तक दर्शकों के साथ एक भी गाना साझा नहीं किया। कोई गाना आपको जो बढ़िया लगता हो तो? हाँ जी, मैं अब म्यूज़िक की तरफ अच्छी तरह से रुझान इसी तरफ है। और मैंने अभी एक गाना जेल किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों ने प्यार दिया। अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं। उसका नाम है जेल, और उसका म्यूज़िक किया है मेरे भाई हैं जस्सी ब्रदर और डॉन एक्स, उन दोनों ने किया है। और हिट स्टार कंपनी ने रिलीज़ किया है, लखबीर मोरा वाली ने। तो उसके मैं 2 बोल सुनाता हूँ बार। उसमें एक जेल 2 पार्ट मैं अभी करूँगा रिलीज़ थोड़े टाइम में, उसको भी मैं बाद में सुनाऊँगा। वो गाना था, हो माड़ा समा किसे गलों घबराई ना, रख हौसला तू दिल छड़ जाई ना, गल लोकां दी कोई दिल उत्ते लाई ना, जे अज दुखां दा हनेर छा गया, कोई कंन च पाया ना देखी रड़कू नी, जदों यार तेरा जेलों आ गया, नेड़े तेड़े भी तेरे ना कोई फड़कू नी, जदों यार जेल विचों आ गया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने गाना गाया जेल, तो ये जो म्यूज़िक वगैरह बनाते हैं,
इनको क्या धमका के ही मनाया कि ऐसे ही मान गए ये लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसी हर जगह धमकी नहीं चलती। ये प्यार है, उनकी मोहब्बत है, जो उनकी मोहब्बत की वजह से सारा है। तो जैसे सारे जिन जिन से दोस्ती है ना, तो एक भाई की वजह से उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने म्यूज़िक किया। तो ऐसे ही थोड़ा जैसे अगर हम नियत करते हैं गलत काम छोड़ने की, क्राइम छोड़ने की, तो ऊपर वाला अपने आप हेल्प करने शुरू कर देता है। तो कुछ ना कुछ रास्ते मिलते रहते हैं किसी भी फील्ड में हो। तो अगर आपने अपने दिल में एक चीज़ बिठा ली है कि कुछ अच्छा करना है, तो फिर रास्ता ऊपर वाला खुद ब खुद बनाता रहता है। जी बिल्कुल। आपने अपनी माँ का भी जिक्र किया, तो आपकी कोई सोच थी कि माँ पर भी एक आधा गाना लिखा जाए? हाँ जी, मैं बताता हूँ, है ना। मेरी मम्मी, एक दिन मैं जैसे तारीख पे आया, तो जब तारीख पे आया मैं, तो मैंने एक गाना वैसे ही जैसे नॉर्मली, है ना, तारीख पे आए थे तो वोकल जैसे फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, तो साथ में क्लिक चला दी। तो एक फ़ोन पे मैंने वोकल रिकॉर्ड की, उसको म्यूज़िक बनाया। एक भाई हैं, तो वो मुझे तारीख पे सुनाने आया, कह रहे भाई ऐसा म्यूज़िक बनाया। मैंने ऐसे सुन के म्यूज़िक, है ना, तो मैंने, मेरी मम्मी तारीख पे बैठे थे, तो मैंने उनके कान में हेडफोन लगा दिए। तो मम्मी कुछ नहीं बोली उस बारे में, तो मम्मी रोने लग गई, है ना। तो जैसे उसने बताया ना मुझे क्यों रो रही है, पर मुझे ये लग रहा था कि मम्मी मेरी ये सोच रही होंगी कि अगर मेरा बेटा पहले म्यूज़िक की तरफ आ जाता तो शायद ये तकलीफ़ ना इतनी झेलता, है ना। तो मैं फिर एक तारीख पे मैंने गाना सुनाया, तो मम्मी कह रही जैसे पंजाबी च कहती, आही लचकड़चियाँ लिखी जाया कर, गाई जाया कर, कोई माँ ते ना लिखी। तो मैं कहा कोई नहीं मम्मी, मैं लिखूँगा। मैंने गाना लिखना शुरू किया। वो था, माँ मेरी दे मेरे सिर ते एहसान बहुत ने रब्बा वे, तू ऐसी रहमत कर दे मैं थोड़े एहसान चुका देवां। ते मैं उन्हें पूरा करना सी, पर मैं बड़ा दिमाग लाया, वो गाना पूरा नहीं होया मेरे तो, हले तक भी नहीं पूरा होया। मैं हले भी कई बार जोर लाना हुन्ना। तो थोड़े दिन बाद पता लगा मैनू, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए। थोड़े दिन में पता लगा चला मुझे, मम्मी मेरी डेथ हो गई। मैं तारीख पे आया था, मुझे पता चला मम्मी एकदम बीमार हो गए, और मम्मी की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए मम्मी। तो फिर मैंने, जैसे रो रहा था मैं, तो मैं रोते रोते जैसे दिमाग में चल रहा था कि मेरी जब माँ जिंदा थी तो मैंने उसकी थोड़ी भी परवाह ना की, कदर ना की, तो बड़ा मुझे तकलीफ़ होती थी, ठीक नहीं। तो उस चीज़ के में मैंने परवाह ना की। फिर मैंने एक लिखी थी, उसके बोल मैं आपको थोड़े सुनाता हूँ। वो थे, हाँ जद माँ मेरी जाउंदी सी उसदी कदर ना मैं कीती, अज माँ छड़ तुर गई बैठा अथरू पिया बहोना मैं। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਰੋਵਾਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਜਦ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, उसी मैं अपनी मम्मी को देख ना पाया लास्ट टाइम में, ना लास्ट टाइम संस्कार पे, और ना जिस दिन वहाँ से आ रहे थे, ना तब देख पाया मैं। तो वो था, वो लाइन थी, हाँ जांदी वारी मैथों माए तैनू वेख भी ना होया, उस दिन मैं जेल च बैठा किस्मत अपनी नू रोया। ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਪ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਜਦ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਛੱਡ ਤੁਰ ਗਈ ਬੈਠਾ ਅਥਰੂ ਪਿਆ ਬਹੋਣਾ ਮੈਂ।
हाँ जद माँ मेरी जाउंदी सी। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आप अपने भाभी को ही माँ की निगाह से देखते हैं, उनको ही माँ समझते हैं। तो एक बात बताइए, इतनी बढ़िया आप वर्डिंग लिख लेते हो, कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो आप क्या? नहीं, बुक्स तो मैंने कोई नहीं पढ़ी है ना, कि जैसे लोग कहते हैं कि लिखने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ता है। कई बार है ना, अचानक आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आ जाता है ना, जी कोई लफ्ज़ आ जाते हैं अच्छे से, और आप उन लफ्ज़ को जोड़ते हैं, और थोड़ा अच्छा जुड़ जाए तो आदमी उसको फिर उसकी कंपोजिशन बनाता है ना। तो ऐसे ही है कुछ गाने हैं, सैड भी हैं, गैंगस्टर भी है, रोमांटिक भी है। जैसे कोई अच्छा सा वर्ड मिल जाए तो उसको कोशिश करता हूँ। पर मैंने किताब तो नहीं अभी तक भी कोई पढ़ी ना, मैंने किसी से सीखा, बस ऊपर वाले की तरफ से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, जितना भी है थोड़ा बहुत। आपने रोमांस की बात की, रोमांस के लिए माइंड पे आता है कि एक कोई लड़की अगर लाइफ में आई हो, कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी लाइफ में भी इंसिडेंट? हाँ, नहीं, जब अब तो ऐसे है कि मैं क्या कहूँ, जब स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहा। अब तो ऐसे कुछ दिमाग में ना चला, ना भी कुछ दिमाग में चल रहा है। हाँ, अगर होगा तो फिर आपको स्पेशल बुला के बताऊंगा इंटरव्यू में। ठीक है। तो एक बताइए, आपके फ्यूचर की प्लानिंग क्या है अभी? और गाने आ रहे हैं, मॉडलिंग भी करनी है क्या? नहीं, मॉडलिंग तो मैं क्या करूँ है ना, मैं एडा भी दूसरा इतना भी ना खरा हूँ पंजाबी च, भाई एडा भी खरा नहीं मैं। हाँ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ठीक है, नहीं मैंने ही आना पैना है। और मैं वाइज आप बढ़िया हो, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मुझे है ना, जब शूट होता है तो मुझे बड़ी अपने आप में तो मुझे थोड़ी जैसे डर सा ना होता वो, जैसे अभी जो जेल गाना शूट किया था, मुझे समझ ना आ रही, तो मैंने वो मॉडल को कहा, मैंने कहा मुझे कुछ ना पता, मैं तो क्रिमिनल आदमी हूँ, मुझे कुछ ना। तो वो बेचारी बताती रही, मैंने कहा दीदी मुझे बताओ कुछ, तो उसने फिर वो बताती रही कि ऐसे ऐसे है ना। तो मैंने बस आगे और गाने रेडी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे जैसे ऊपर वाले ने चाहा उनकी वीडियो भी बनाएंगे, और उन बढ़िया तरीके से रिलीज़ भी करेंगे, और कोशिश करूँगा कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा लिखता रहूँ मैं। अभी इनके ब्रदर और भाभी जी से बात करवाते हैं आपकी। अभी हम ऐश डंडा के जो बड़े भाई हैं उनसे बातचीत करते हैं, जिनका नाम राजा बॉक्सर है। सर, इनके बचपन की कुछ याद आपके माइंड में हो तो वह दर्शकों के साथ साझी करें। हाँ, बचपन की बहुत सी यादें हैं। जैसे छोटा था ना जब, तो स्कूल कई बार झगड़ा करके आ जाता था, तो मैं उस वक्त मतलब बॉडी बिल्डिंग करता था, तो इसके स्कूल में फिर जाता था, थोड़ा रोब बन जाता था इसका, तो ये थोड़ा फिर खुश हो जाता था। कई बार मास्टरों के साथ इसका झगड़ा हो जाता था। एक बार इसके मास्टर ने एक बार इसके सर में एक ना वो फुट्टा होता है ना मीटर, वो मार दिया, तो ये रोता रोता घर आया, तो मैं सोया पड़ा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे मामा जी हैं एक, वो दोनों टांगों से मतलब उनको चला नहीं जाता, तो वो भी उसी स्कूल में टीचर थे, तो उन्होंने फटाफट दरवाज़ा मतलब बंद कर लिया कि कहीं ये गुस्से के मारे प्रिंसिपल से ना झगड़ पड़े। तो फिर उन्होंने उसे समझाया कि भाई इसका जो बड़ा भाई है जो थोड़ा मतलब कबड्डी खेलता है, तो इसे थोड़ा डाटा कम कर। तो ये जब भी मतलब कोई मसला हो जाता था तो रोता रोता मेरे को आके बता देता था। तो फिर मतलब इसका रोब बनाने के लिए मैं इसके साथ स्कूल में चला जाता था। तो वो कुछ यादें हैं। कई बार अम्मी के साथ बैठा करते थे तो वो हंस पड़ती थी कि ये छोटा ऐसे ऐसे मसले करता रहा है। अच्छा, तो पहली बार जब ये जेल गए तो आपको कैसा लगा? कहाँ पे मिलने गए थे आप? पहली बार ना कपूरथला जेल गया था, सॉरी जलंधर जेल। तो ना ये कोई फ्लोर में झगड़ा हो गया था, तो इसने किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई, तो वो जेल चला गया। तो वो पहली बार मैं जब इसे मिलने गया तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हुआ, क्योंकि ये वो ग्रिल की दूसरी तरफ था और मैं ग्रिल की इस तरफ, तो मैं इसे टच नहीं कर पा रहा था। तो वो जो एक पल था ना कि मैं बहुत रोया, वो सारा माहौल देखे कि मेरा भाई छोटा सा है, क्योंकि ये पहले मतलब बहुत छोटा था मासूम था। तो मैं बहुत रोया। आने के बाद माँ के पास बैठ के भी, यार मेरा भाई पता नहीं किस हालात में है, खाना कैसा मिलता हो, क्योंकि इसे को खाने के बहुत शौक़ है इसके,
खुद ही बनाता रहता है। छोटा वक्त भी जब होता था तो ये बहुत खाना बनाता था, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ पकौड़े बना लिए, कभी चिकन बना लिया। तो वो मैं बहुत परेशान हुआ कि यार किस हालात में हम पड़ गए। तो उसके बस वो पल जो थे बड़े दुखदाई थे हमारे लिए। अभी इनके सुधार को देखकर कैसा लगता है और फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी भी इनके बारे में? जी ये तो बहुत उस ऊपर वाले का रहमो करम है कि इसने ये वो सारा काम छोड़ के अब सीधा रास्ता अपनाया। ठीक है ना जी। मेरी माँ दुनिया से चले गई, बाप भी चला गया। वो ये दिन देखने के लिए तरसते थे क्योंकि इसके झगड़े बहुत थे। तो पुलिस घर आ जाती थी, जो हमारी गुडविल बनी हुई थी उसकी वजह से चलो ज़्यादा हमें तो नहीं परेशान करती थी, लेकिन ये कभी इधर भाग जाता था, कभी उधर। मतलब माँ बाप परेशान रहते थे। पहले अब्बा चले गए, फिर अम्मी भी चलेगी, मतलब ये दिन देख नहीं पाए वो। तो ये मतलब सुधार के जो दिन है हमारे लिए तो बहुत खुशी के है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ बाप जिंदा होते तो वो ये दिन देखते, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलों में दौर गुजरा हमारा। तो वो अब जो दिन माँ बाप को हर बच्चा दिखाना चाहता। जैसे मैंने एक दिन वो कर्ण औजला की एक इंटरव्यू देखी थी, तो उसने भी अपने माँ बाप का जिक्र किया, तो मुझे भी वही फील हुआ कि यार मैं अकेला नहीं, और भी बहुत बंदे हैं जिनको जब ऊपर वाला कुछ दे देता है तो लेकिन वो दिखाने के लिए उनके पास उनके माँ बाप नहीं होते। क्योंकि रिश्तेदार तो सिर्फ चंद लोग ये होते हैं जो साथ देते हैं। जब बंदे के हालात माड़े होते हैं तो रिश्तेदार भी ब्याह शादी में भी बुलाना अच्छा नहीं समझते कि भाई ये आएगा तो खाली हाथ आएगा, लेके क्या आएगा। तो जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बस गमी खुशी में ही भूल जाते हैं मतलब। तो बड़ा अब तो अल्लाह का एहसान है कि हमें ये दिन देखने मिले। बस वो अम्मी अब्बा का थोड़ा दिल में रहता है कि उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता अगर वो भी आज हमारे बीच होते। बिल्कुल, माँ बाप होते तो शायद इस तरह बिगड़ता ना बच्चा, या कोई समझाने वाला होता कोई ऐसे। तो अभी भाभी जी से भी बात करते हैं। भाभी जी ये बोल रहे हैं कि मैं आपको भाभी माँ आप में ही माँ देखता हूँ। इनका कैसा है घर पर अभी व्यवहार? घर पे बस थोड़ा मतलब कि बचपना है, जैसे जिद्दी बच्चा होता है, नहीं ये नहीं ये नहीं, थोड़ा फूडी है। तो अगर मैं कुछ कई बार मना भी कर दूं तो नहीं मैंने ही बनाना है, मैंने ही करना है, बर्तन भी धो दूंगा, ये भी कर दूंगा। कई बार ऑफिस से थक जाते हैं हम भी, तो थोड़ा इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, दिल का अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है। कई बार हालात ही ऐसे आ जाते हैं कि बंदा कुछ समझ सोच नहीं पाता। तो बुरा वक्त था, निकल गया, अब इसकी लाइन कुछ और है। बस यही दुआ करते हैं कि ये आगे तरक्की करे, मेहनत करे, जो भी इसकी है दिल में इच्छा वो पूरी हो जाए, है ना। तो रिस्पेक्ट ही चाहते हैं हम तो इससे, है ना, तो वो हमें मिलती है, बस यही खुशी है। तो माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश पूरी करती हैं कि कमी महसूस ना हो। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, ये है ऐश डंडा का परिवार। उनकी तरह हम भी उनके परिवार को और ऐश डंडा को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। कैमरामैन विजय के साथ जगदीप सिंह, हिंदी बुलेटिन, जलंधर।